सभी को राधे राधे। आ गए क्या सब लोग? आज क्लास लेट हो रही है अपनी। कारण तो आपको पता चल गया होगा, है ना? सुबह 8 बजे वाली नहीं हुई, अब हो रही है। क्या कह रहे हो? हाँ। ये गिरेगी बोतलें फिर तो। इनको दे दो, इधर रख देंगे, है ना? लाओ, लास्ट कहाँ थे अपन? बताओ मुझे एक बार। उस पे रख दो आप, है ना? एक बार मुझे ये दो नोट्स दो। अनुच्छेद 22 चल रहा है क्या अभी? 22 का दूसरा चलेगा, ठीक है। देखो, पढ़ क्या रहे हैं अपन? मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं ना? मूल अधिकार पढ़ रहे हैं अपन। देखो इधर, मूल अधिकारों में कहां तक पढ़ लिया? समानता का अधिकार पूरा हो गया। उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार चल रहा है। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? 19 से 22 तक। 19 को देख लिया, कुछ स्वतंत्रताओं की बात की गई है। 20 को देख लिया, 21 को देख लिया, 21 एक को देख लिया। आज अनुच्छेद 22, है ना? 22 में भी अपन ने 22 एक देख लिया अनुच्छेद। इसमें गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त है ना? गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त, कि यदि किसी गिरफ्तार, आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हो तो उससे पहले कारण बताओ, है ना? ये था अनुच्छेद 22 के एक में। ये 22 का एक क्या था? किसी व्यक्ति को यदि आप गिरफ्तार कर रहे हो तो उससे पहले उसको कारण बताओ कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। और जो गिरफ्तार किया जा रहा है वो चाहे कितना ही बड़ा अपराध क्यों ना किया हो उसने, उसको क्या किया जाएगा? अपने पसंद का वकील करने की अनुमति दी जाएगी। वो अपने पसंद की अनुमति से वकील कर सकता है। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 22 का 2, हेडिंग लगा लो। 22 का 2 क्या कहता है, सुनो इधर। 22 का 2 कहता है, किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया हो, ऐसे तो कैसे चलेगा? गर्मी है, मेरे को ही लग रही है क्या? सबको ही लग रही है क्या? या इनको तो नहीं लग रही होगी, इसके पास वालों को, है ना? किसको? चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, कुछ समय के लिए रहेगा। मेरे साथ साथ लिखते चलो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। किसी भी, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखो। किसी भी, लिखो मेरे साथ साथ। 22 के 2 में लिखो, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर, के अंदर, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायिक, निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। पेश किया जाएगा। देखो इधर, कभी कभार क्या हो जाता है, स्वार्थ के कारण क्या करते हैं? स्वार्थ कैसे समझना है इस बात को? जैसे मान लो मैं पैसे वाला हूं, मानने में क्या जा रहा है, मान लो, है ना? हाँ, पैसे वाले क्या पता है आज नहीं तो एक दिन हो जाएंगे, है ना? मन मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। मन के जीते ही रहो, हमेशा मन के तो जीतते रहो, हारे नहीं। तो क्या है, मान लो मैं पैसे वाला हूं और मैंने कोई अपराध कर दिया। अब मुझे पता चल गया कि अपराध हो गया है, तो मैं क्या करूंगा? या तो अग्रिम जमानत ले लूंगा, पैसे खिलाए, या फिर मैं पुलिस वालों को अपने हिसाब से सेटल कर लूंगा कि आप मत आना, ऐसे कर लेना, ऐसे मत आना, ऐसे करके, है ना? अब कोई गरीब होता है, अब गरीब को क्या करते हैं? गरीब वाले को, पैसे वाला यदि अपराध में उलझा रहा है
तो पुलिस वालों को क्या कह देता है वो पैसे वाला पहले ही, शनिवार को गिरफ्तार करना। कब को? शनिवार को। 24 घंटे से ज्यादा उसको जेल में रखना है। ये स्वार्थ आ गया। इसमें क्या होता है देखो इधर, यहाँ लिख तो दिया कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो 24 घंटे के अंदर उसको कहां लेके जाओ, मजिस्ट्रेट के पास। यदि मजिस्ट्रेट उसको भेज देता है जेल में तो ठीक नहीं है, नहीं तो वो जमानत पे बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, अवकाश का समय काउंट नहीं है। अवकाश और यात्रा का समय है, अवकाश प्लस यात्रा का समय शामिल नहीं है। अब आप समझ गए होंगे, शामिल नहीं है तो फिर क्या है, शनिवार को उस गरीब को गिरफ्तार कर लिया और संडे को भी जेल में ही रखा। क्यों? स्वार्थ था कि पुलिस वाले तो मजबूर हो गए, पैसे आ गए होंगे पैसे वालों से कि रखो इसको। अब वो रख रहे हैं, वो चाहे तो और इधर उधर घुमा फिरा के और कर लेते हैं। इसलिए ये समस्या है, कभी कभार ये आपका भी है। फिर उसका जो वकील होता है वो कहता है मेरे क्लाइंट को 24 घंटे के अंदर क्यों पेश नहीं किया गया, वो सीधा सा कह देंगे अवकाश का समय था, हम कैसे लेके जाते। होता है कि नहीं होता? इसलिए इसका हनन भी होता है। ज्यादा कुछ नहीं, ये लिख लिया क्या? देखो इसमें, ये लास्ट में और लिख लो, इसमें अवकाश और यात्रा का समय शामिल नहीं है। अवकाश और यात्रा का समय शामिल नहीं है। एक एक बार जब तक घर जाके नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। घर जाके नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। चलो आ जाओ, हेडिंग लगाओ, अनुच्छेद 22 का 3। अनुच्छेद 22 का 3 हेडिंग लगाओ। क्या हुआ? हंसते रहना चाहिए? बेवजह हंसने से कोई बावड़ा बता देगा, है ना? क्या कह देगा कोई, अरे ये तो बेवजह हंसता रहता। देखो, अति सर्वत्र वर्जते, ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अति हमेशा नुकसान देती है। आप हंसते ही रहोगे तो क्या देखेंगे? बावड़ा है। क्या है? बावड़ा है। टेंशन में आ जाएगा वो। 22 का 3 क्या कहता है देखो, ऊपर हमने पढ़ा 22 का 1, 22 का 2। समझना इस बात को। 22 का 1 तो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसको गिरफ्तारी का कारण बताओ। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो भारत का नागरिक हो, कोई भी, उसको कारण बताना होगा और वो वकील भी कर सकता है। समझना इस बात को। 22 का 2 कह रहा है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 आवर्स के अंदर अंदर निकटतम जो पास में न्यायालय है ना, उस वहां पेश करो। न्यायालय जो फैसला सुनाएगा वो फिर मान्य होगा। न्यायालय यदि उसको वापस से जेल भेजता है तो ठीक है, कस्टडी देता है तो वो ठीक है, जमानत में देता है वो ठीक है। ये दो बातें हैं 22 का 1 और 2। 22 का 3 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद, समझना इस बात को, अनुच्छेद 22 का 1 और अनुच्छेद 22 का 2 निम्न दो लोगों पर लागू नहीं है। यहां व्यक्ति भी आ सकता है पर लागू नहीं होता है। बोले कौन से ऐसे दो लोग हैं जिन पर यह लागू नहीं होगा? क्या? एक तो पहले से अपराध किया उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। शक के दायरे में, बहुत अच्छा। देखो इधर, नंबर 1 तो क्या है, देख लो इधर, अब कोई बात नहीं। नंबर 1 तो है भारत का कोई विदेशी शत्रु। यदि कोई भारत का विदेशी दुश्मन है बाहर का, तो उसको ये नहीं कि 24 घंटे हैं इसको पेश करो, पेश नहीं, इसको सीधा तिहाड़ लेके जाओ और वहां इसकी मरम्मत करो, बाद में देखेंगे। दो लोगों पे लागू नहीं है। ऐसे नहीं उसको कारण बताओ कि सर आपको हम गिरफ्तार करने आए हैं क्योंकि आप हमारे दुश्मन हो। कुछ कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, सीधा जाओ, पकड़ो और उठा के सीधा जेल में। क्या करना है बाद की बात है, उठाओ उसको पहले, क्योंकि उसको अधिकार प्राप्त नहीं है। एक तो भारत का विदेशी शत्रु, लो साहब, एक तो भारत का विदेशी शत्रु। दूसरा कौन सा है?
जो भी आप कह रहे हो सक्के दायरे वाला है ना, जो निवारक नजरबंदी निवारक नजरबंदी कानून के तहत गिरफ्तार हुआ हो। क्या समझे? एक देखो, अनुच्छेद 22 का 1, 22 का 2 किन दो लोगों पर लागू नहीं है? एक तो भारत का विदेशी शत्रु हो कोई, है ना, और एक निवारक नजरबंदी कानून के तहत यदि किसी को गिरफ्तार किया गया है, उस पर भी ये दोनों लागू नहीं होते। बोले सर निवारक, ये तो समझ गए शत्रु तो क्या है, पर ये समझ में नहीं आया कि निवारक नजरबंदी कानून क्या है। देखो, निवारक नजरबंदी कानून क्या है कि जैसे ही ये पता चले कि ये कोई अपराध कर सकता है, सिर्फ आशंका हो, अपराध किया है ये नहीं, जैसे पता चल जाता है कि ये रैली निकाल रहा है, ये कुछ ना कुछ अपराध कर सकता है, सिर्फ आशंका ही है, करेगा नहीं करेगा बाद की बात है, गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार करने के बाद में जेल में डाल दो, 3 महीने तक आप जेल में डाल सकते हो उसको, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 हुआ था ना, तब आपने देखा होगा वहां पर बड़े बड़े राजनेता थे, है ना, नाम भूल गया मैं, एक तो लेडीज थी, क्या नाम था उस लेडीज का, माइंड से निकल गया, है ना, उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया, पहले ही की यह आशंका, ये बाद में करेंगे, ये उकसाएंगे जम्मू कश्मीर वालों को, लगभग बहुत वर्षों तक उनको जेल में रखा था। अब 3 माह का दायरा दे रखा है इसमें, जब अनुच्छेद 22 का 4 पढ़ेंगे ना तब इसको मैं डिटेल से समझाऊंगा, पहले इनको लिखते हैं, 22 का 4 में समझा दूंगा इसको। पहले हेडिंग लगाओ, अनुच्छेद 22 का 3, और 22 के 3 में डैश करके लिखो, अनुच्छेद 22 का 1, इसमें डैश करके लिख लो, अनुच्छेद 22 का 1, इसमें उल्लेख है 3 में, है ना, इसमें अनुच्छेद 22 का 1, अनुच्छेद 22 का 2, अनुच्छेद 22 का 2, निम्न दो निम्न दो निम्न दो लोगों पर लागू नहीं होता है, निम्न दो लोगों पर लागू नहीं होता है। नीचे दोनों नंबर लिख दो, नंबर 1, नंबर 1 भारत का विदेशी शत्रु, नंबर 2 जो निवारक नजरबंदी कानून के तहत गिरफ्तार हुआ हो। लिख लिया क्या सबने? जो निवारक नजरबंदी कानून के तहत गिरफ्तार हुआ हो, ठीक है। कितने बजे तक रहती है आपकी क्लास? 12 बजे तक? मैं तो सोच रहा था कि पढ़ाना ज्यादा मुश्किल है पढ़ने के बजाय, है ना, पढ़ाना ज्यादा मुश्किल है, ये मुझे लगता है क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ इसलिए, पर आप लोग पढ़ते हो तो इसलिए आपको ये लगता होगा कि पढ़ना ज्यादा मुश्किल है ना। 8 बजे से 12 बजे तक आप बैठे हो इस गर्मी में, है ना, आपकी हिम्मत देखो, मानना पड़ेगा आपको, मान ले, मान लिया तो मैं कब मना कर रहा हूँ। 22 का 4, यकीन मानिए यदि आप इतने संघर्ष से गुजर रहे हो तो आप एक दिन या कुछ ही दिनों में सफल होने वाले हो, है ना। फिर ऐसी में बैठे रहोगे, फिर कहोगे बोले मजे हैं, बोले मेरा वो संघर्ष याद कर तू, आज मेरे मजे बता रहा ना, मेरा वो संघर्ष याद कर, 8 8 घंटे मैं बिना पंखे के पढ़ाई की है मैंने, इसलिए आज मैं ऐसी में हूं। 22, अनुच्छेद 22 का 4 ये कहता है
इसमें निवारक नजरबंदी कानून का उल्लेख है। किसका? निवारक नजरबंदी कानून का प्रावधान। ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को, ऐसे सीधा लिख देता हूं, किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर, किसके आधार पर? आशंका के आधार पर, आधार पर कि वह कोई अपराध कर सकता है, अपराध कर सकता है। किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर कि वह कोई अपराध कर सकता है, उसे निवारक नजरबंदी, नजरबंदी नहीं कर देते क्या? इसको नजरबंद कर दो, सुना है क्या पहले? हाँ वही है, निवारक नजरबंदी कानून। चुप रहे क्या? चुप रहे क्या? आंखों के सामने है। निवारक नजरबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। देखो, जो समझने वाली बात है वो ये है, इसे कितने महीनों तक गिरफ्तार किया जा सकता है? 3 महीने तक। कितने महीने? 3 माह तक गिरफ्तार किया जा सकता है। अब 3 महीने हो गए, परंतु फिर भी डर तो है कि ये निकलते ही फिर माहौल खराब करेगा। फिर क्या करे? ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? फिर से दोबारा गिरफ्तार कर लो, है? इसमें क्या होता है, फिर 3 महीने की अवधि तक तो रख सकते हैं इसको, निवारक नजरबंदी कानून के तहत। यदि 3 महीने के बाद में अवधि को बढ़ाना होना, इसको अवधि को बढ़ाना हो, तो सलाहकार बोर्ड का गठन होगा। सलाहकार बोर्ड, प्रश्न आया हुआ है ये, सलाहकार बोर्ड। सलाहकार बोर्ड द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, सलाहकार बोर्ड में कौन होता है? अरे सलाहकार बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? हाँ, 1+2 बराबर कितने हो गए? 3। और ये भी कौन होते हैं? एक तो कौन होगा? एक तो कौन होगा इसमें? मुख्य न्यायाधीश। और 2 कौन होंगे? अन्य न्यायाधीश। का मतलब इसमें न्यायाधीश ही होंगे सलाहकार बोर्ड में, और 3 सदस्य होंगे, और ये फिर फैसला लेंगे कि हाँ भाई, इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, अब इसको वापस इसका समय बढ़ा दो। ऐसे करके इसको बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम कोई फिक्स ही नहीं है, कितने दिन ही रख लो, अधिकतम फिक्स नहीं है। सलाहकार बोर्ड फिर कहेगी बढ़ा दो, फिर बढ़ा दो, रखते रहो इनको। समझ गए क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। हेडिंग लगाओ 22 का 4। किसी व्यक्ति को लिखो, किसी व्यक्ति को 22 के 4 में लिखो, किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर कि वह कोई आशंका के आधार पर कि वह कोई अपराध कर सकता है, अपराध कर सकता है, अपराध कर सकता है, ऐसी स्थिति में, अपराध कर सकता है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को निवारक नजरबंदी कानून के तहत, उस व्यक्ति को
निवारक नजरबंदी कानून के तहत, निवारक नजरबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। क्लास का टाइम चेंज कर दिया क्या? नहीं, सिर्फ आज के लिए ही चेंज हुआ है ना? ओनली आज ही। नहीं, ये कोई फिक्स नहीं है कि 11 को ही, है ना? ये कोई फिक्स नहीं है, क्या पता कभी कभार छुट्टी हो जाए तो फिर कहो 11 बजे आएगी। 11 तो हर महीने 2 आती है। क्या तक लिख लिया? गिरफ्तार किया जा, सिर्फ आज के लिए ही हुआ है। ऑनलाइन वालों, आपको कह रहा हूं मैं, आ जाओ इधर, नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखो। ऑनलाइन वाले पूछ रहे हैं सर टाइम चेंज हो गया क्या? लिखो नीचे वाले में, निवारक नजरबंदी कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को, नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखो, निवारक नजरबंदी कानून के तहत, निवारक नजरबंदी कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह तक, 3 माह तक जेल में रखा जा सकता है। 3 माह तक जेल में रखा जा सकता है। नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखेंगे, 3 माह की अवधि को, 3 माह की अवधि को, 3 माह की अवधि को सलाहकार बोर्ड द्वारा, सलाहकार बोर्ड द्वारा, सलाहकार बोर्ड द्वारा बढ़ाया जा सकता है। सलाहकार बोर्ड द्वारा बढ़ाया जा सकता है। सलाहकार बोर्ड द्वारा बढ़ाया जा सकता है। नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखेंगे, सलाहकार बोर्ड में 1+2 न्यायाधीश होते हैं। सलाहकार बोर्ड में 1+2 न्यायाधीश होते हैं। 1+2 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 22 इसी के साथ स्वतंत्रता का अधिकार क्या हुआ? समाप्त हुआ। हाँ, आगे चलते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 की तरफ, और तीसरा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये कहां से कहां तक है अनुच्छेद? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 लिखवाएं। नीचे वाले लाइन में हेडिंग लगा लो, अनुच्छेद 23। ये लिख लो पहले नंबर 3 लगा के, पहले नंबर 3 लगा के लिख लो, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा जो हमें मूल अधिकार प्राप्त है वो कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार। कभी कभार तस्करी नहीं होती क्या बच्चों की रसे, है ना? उसको रोका गया है। मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम को निषेध किया गया है। मानव दुर्व्यापार एवं
बलात् श्रम का अर्थ हो गया बाल श्रम का निषेध। लिख लो अनुच्छेद 22 लिखिए, अब ज्यादा कुछ नहीं है, सीधी सीधी लाइनें हैं। अनुच्छेद 23 में लिखो मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। बलात् श्रम कर दोगे अब बाल श्रम, है ना। आगे लिखवा दूंगा मैं इसको अच्छे से, लिख लो एज इट इज, लाइन छाप लो। दुर्व्यापार का मतलब ये तस्करी वाली बात हो गई, है ना। कभी कभार हम फिल्मों में देखते हैं, है ना, छोटे छोटे बच्चों को अगवा कर लेते हैं, हाँ वेन में ले जाते हैं, देखो कितना ध्यान है। हाँ इक्को में, है ना, ओमनी में या इक्को में जो भी है, और उस वहां के ले जाते हैं, उसको एक देश से दूसरे देश में बेच दिया जाता है। तो ये मानव दुर्व्यापार है, इसको निषेध किया गया है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप न्यायालय में जा सकते हो या आपको ऐसे पता चले। और बाल श्रम निषेध किया गया है कि आप छोटे बालकों से काम नहीं करवाएंगे, घर पे तो करवा सकते हो, घर का कार्य बाल श्रम में नहीं आएगा कि बच्चों को कह दिया कि जा ये काम कर, घर का काम बाल श्रम में नहीं आएगा कि आप वो बच्चा कहे कि नहीं मैं क्यों करूं, मैं तो अभी 14 वर्ष से छोटा हूं, मैं तो न्यायालय में जाऊंगा। जा बेटा, मम्मी पीछे पीछे डंडा लेके आएगी। न्यायालय में संरक्षण नहीं है परिवार के कार्य को, है कि नहीं है। ये बाल श्रम अलग है। कहीं कहीं के बच्चे कहाँ चले गए पता नहीं, उनको पूछे कहाँ से आए हो पता ही नहीं, और वहां पर बेगारी कर रहे हैं। बेगारी का अर्थ क्या हो गया, बिना मजदूरी के काम, पैसे नहीं मिल रहे, बस खाना मिल रहा है। उसमें लिख लो नीचे वाले लाइन में डैश करके, इसके तहत, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे लिख लो, इसके तहत, इसके तहत मानव दुर्व्यापार, इसके तहत मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, बेगारी, बेगारी इसका अर्थ होता है बिना पैसे की कार्य करवाना ना, पैसे नहीं देना, काम करवाते रहो, बेगारी, तथा इसके तहत मानव दुर्व्यापार, बेगारी तथा बाल श्रम, तथा बाल श्रम को निषेध किया गया है। बाल श्रम को निषेध किया गया है, बाल श्रम को निषेध किया गया है। आ रही है, निषेध किया गया है, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हो गया अनुच्छेद 23 समाप्त। अनुच्छेद 24, जो बड़ा है उसको डिटेल से पढ़ा रहे हैं, जिसमें कुछ नहीं है उसको फिर शॉर्ट में ही पढ़ाएंगे, मतलब कि है ही नहीं इसमें, इतना ही है। 24, अनुच्छेद 24, इसमें कहा गया है कि जो खतरनाक कारखाने होते हैं, कारखाने नहीं होते क्या जहां बच्चों को खतरा रहता है, उनमें बालकों का, बालकों को नियोजन को निषेध किया गया है कि उनमें लगाया नहीं जाएगा बालकों को, और 14 वर्ष से कम बालकों को नहीं लगाया जाएगा, है ना। इसमें लिखेंगे आप, लिख लो कारखानों, कारखानों में क्या कह रहे हो, छड़ी पे, छड़ी पे किसी बाल श्रम करवाए तो ये कर सकता है, तो ये बालक थोड़ी है, ये तो किशोर है ना। और किशोर अवस्था तूफानी अवस्था होती है, कौन सी, तूफानी, आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान की खोज, मैं क्या हूं, ये खोजते रहते हो मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, है ना, ध्यान रखना। तूफानी अवस्था किसने कहा था, वॉटसन ने। किशोर अवस्था तूफानी अवस्था है, इसमें क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे कुछ नहीं रहता पता। ये अवस्था निकलने के बाद और हमने ये कर दिया, आप तो गलत रास्ते पे चले गए, वापस नहीं आ सकते। किशोर अवस्था में ही व्यक्ति बिगड़ता है और सुधरता है, यह अवस्था ऐसी होती है। कारखानों में बालकों के नियोजन,
मैं मेरे मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूं, ये साइकोलॉजी कहती है। क्या कह रहे हो? क्या कहती है? मैं तो आपको रोज बार बार कहता हूँ संगत का ध्यान रखो, साइकोलॉजी यही कहती है। जैसी संगत वैसी रंगत। समझ गए क्या? जैसी संगत वैसी रंगत। और संगत का असर एक दिन में नहीं आता है, कम से कम 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन लास्ट है। यदि आप चाहो तो पड़ोसी को आप जैसा बना सकते हो। समझ गए क्या? मैं तो उदाहरण भी दे चुका हूं आप लोगों को, संगत का उदाहरण दे चुका हूं आप लोगों को, याद है क्या? नहीं याद है? चलो जिसको आता है वो मत बोलना, कुछ विद्यार्थी बाद में जुड़े हैं, सिर्फ शांति से बैठे रहना। आप मुझे ये बताओ, जिसको आता है वो बैठा रहेगा, ये क्या है? बोलो आप लोग, ये क्या है? किसी विद्यार्थी ने कहा कि ये बी है, किसी विद्यार्थी ने कहा ये तैरह है। और बताओ। 1 और 3। और बताओ। और बताओ। क्या है? उल्टा एम। उल्टा एम, अच्छा डब्लू है। किसने कहा? एक सीधी लाइन एक उल्टी लाइन। ठीक है सर जी। ओके ओके ओके, समझ गया मैं। किसी ने कहा बी है, किसी ने कहा 13 है, किसी ने कहा 1 3 है, किसी ने कहा उल्टा है, मैं किसी ने कहा डब्लू है। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है? अब क्या है ये क्या है अब? बी है ना? अच्छा बताओ, इसका पता कैसे चला? संगत से। किससे? संगत से। आपकी भी पहचान कैसे होगी? संगत से। आपकी संगत जैसी वैसी आपकी पहचान। देखो इसकी पहचान नहीं कर पाए, पर जैसे ही अगल बगल में दो और आके बैठे और पता चल गया ये बी है, अब इसको कोई बदल नहीं सकता। तेरा बताओ, ए और बी और सी, ये बी है, तो पता कैसे चला? संगत से। इसलिए आपकी संगत कैसी है ये देख लो। या तो आपको लगे कि अपना पड़ोसी नहीं पढ़ रहा है, तो आप कोशिश करो उसको पढ़ा दो कि भाई देख तेरे को पढ़ना है, बहन देख तू पढ़ ले, है कि नहीं है? तू पढ़ लेगी तो तेरे साथ साथ मैं भी पढ़ लूंगी। और वो कह रहे क्या है, आ रहे जा रहे और क्या ही चाहिए। तो उससे हो जाओ दूर, उससे हो जाओ दूर, नहीं तो वो आपकी नाव को खाई में ले जाएंगे, है ना, तराने के बजाय। तो इसलिए समझ गए क्या? संगत जरूरी है, संगत का ध्यान रखो। और मैं कह रहा हूं संगत लास्ट 10 दिन बदल जाएगी संगत, तो इसलिए अच्छी संगत रखो, अच्छे बनो। कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध लिख लिया गया? लिख लिया गया ये? नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखो। इसके अंतर्गत, समझ गए आप? अभी सारे में समझ गए होंगे संगत क्या है। इसके अंतर्गत संगत के तो मैं आपको इतने उदाहरण दे दूं कि आप ये कहो कि सर अब कल से तो पड़ोसी का ध्यान ही रखेंगे, है ना? पड़ोसी का तो ध्यान ही रखेंगे, पड़ोसी को दुश्मन बना लो आप। 2 दिन में दुश्मन बना दूं मैं आपके पड़ोसी को, मैं कह रहा हूं। आप पड़ोसी बोल भी रहा है ना, पड़ोसी बोलेगा उससे पहले ये सोचेगा कि यार इसके दिमाग में सर वाली बात आ जाएगी, इसलिए नहीं बोलेगी अब इससे, है ना? अरे मैं कह रहा हूं 1 मिनट में बना दो, फिर तो मुझे आपको बनाने की आवश्यकता है नहीं, पड़ोसी को दुश्मन बना लो। मतलब आपकी दोस्ती कच्ची है, आप बनाना नहीं चाहते, फिर भी मैं बनवा सकता हूँ। क्या लिखा? इसके तहत 14 वर्ष से कम बालकों को, लिखो, इसके तहत, इसके तहत, हाँ इसके अंतर्गत एक ही बात है, तहत अंतर्गत, इसके अंतर्गत 14 वर्ष के, 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को, इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को खतरनाक कारखानों, खतरनाक कारखानों में, खतरनाक कारखानों में नियोजित नहीं किया जाएगा, नियोजित नहीं किया जाएगा, नियोजित नहीं किया जाएगा।
और बाल श्रम को निषेध किया जाएगा, और बाल श्रम को निषेध किया जाएगा। ये 24 कहता है, कारखाना नाम आएगा, है ना। और बाल श्रम को निषेध किया गया है। हाँ, बाल निषेध किया गया, किया जाएगा नहीं, किया गया। अब थोड़ी जाएगा आगे, है फ्यूचर थोड़ी है। किया जाएगा नहीं, किया गया, ऐसे लिख दो। ये हो गया 24। 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी समाप्त हुआ। नंबर 3 समाप्त। नंबर 4 की तरफ आ जाओ। नंबर 4 पे कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। लगाओ नंबर 4, धार्मिक कहां से कहां तक है ये? 25 से 28 तक। 25 से 28 तक। चलो नीचे लगाओ अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25, आर्टिकल 25। 25 में क्या है देखे बताओ। धर्म से संबंधित है, धर्म को मानने की आजादी। और बताओ। अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है, धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रचार प्रसार प्रचार प्रसार करने की आजादी। प्रचार प्रसार करने की आजादी, है ना। देखो, आप किसी भी धर्म को अबाध रूप से मतलब बिना बाधा के धारण कर सकते हो। जैसे कि मैं कह दूं कि मैं हिंदू धर्म में हूं, और मैं कह दूं कि मैं अब आगे धर्म अपनाने वाला हूं बौद्ध। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। जैसे अम्बेडकर ने कहा था कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, ये मेरे वश में नहीं था, परंतु मैं मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में। और कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था, है ना। तो इसका यही है। अब देखो इधर, इसमें यह है कि आप अबाध रूप से मान रहे हो, प्रचार प्रसार कर रहे हो। अब प्रचार प्रसार का मतलब यहां ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदू हो तो हिंदू में अलग तलवारबाजी करो और करतब दिखाओ, ये हमारे हिंदुओं की पहचान है, राजपूतों की पहचान है तलवारबाजी, है किसी के लग गई। ये है क्या प्रचार प्रसार करना इसमें? ये है क्या? नहीं। आप बिना अस्त्र शस्त्र धारण किए ही प्रचार प्रसार कर सकते हो, आप अस्त्र शस्त्र धारण नहीं कर सकते। समझ गए क्या? इसमें कहा गया है, इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 25 के तहत ही जो सिख समुदाय होता है ना, सिख लोग, सुना है क्या सिख लोग? सिखों के कितने, क्या वो 5 वचन क्या होते हैं, है ना। उसमें एक होता है कृपाण, कृपाण धारण करते हैं वो, एक यहाँ पे सिख समुदाय वाले। कड़ा, और भूल गया मैं, कंगा। हाँ, ये ऐसे करके 5 है इनके जो ये धारण करते हैं, है ना, सिख समुदाय। कैसे आएगा ये सिख है? सही है क्या? सीधा ही क्या आ जाएगा? अरे सर जी, हिंदी ऐसी है। हाँ, और हिंदी में ग्रीस लग जाए तो पूछो मत फिर।
कृपाण धारण कर सकते हैं। अब उसमें ये नहीं आएगा कि यदि सिख लोग कृपाण धारण कर लिए तो उसमें ये नहीं आएगा उन्होंने अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए, नहीं। इनको अनुमति दी गई है अनुच्छेद 25 के तहत कि सिख समुदाय के लोग क्या धारण कर सकते हैं, कृपाण धारण कर सकते हैं। यहाँ अनुच्छेद 25 में दिया गया है उनको ये अधिकार, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कृपाण धारण करके किसी को नुकसान पहुंचाए, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें लिख लो अनुच्छेद 25 लगा लिया क्या, 25 में लगाओ डैश करके। इसमें सीधा लिख लो धर्म को अबाध रूप से मानने, सीधा लिख लो इसमें धर्म को अबाध रूप से मानने, तो सीधा लिख लो धर्म को अबाध रूप से मानने, धर्म को अबाध रूप से मानने एवं प्रचार प्रसार करने की आजादी, धर्म को अबाध रूप से मानने और प्रचार प्रसार करने की आजादी। किसकी तैयारी कर रहे हो आप, आपसे पूछ रहा हूं आप। ठीक ठीक, क्या नाम है, विष्णु शर्मा। नीचे वाले में डैश करके लिखेंगे अनुच्छेद 25 के तहत ही, अनुच्छेद 25 के तहत ही सिख समुदाय के लोग नीचे वाले में डैश करके लिखेंगे अनुच्छेद 25 के तहत ही सिख समुदाय के लोग कृपाण धारण कर सकते हैं। कृपाण क्या कह रहे हो, नया नया दूल्हा बनता है ना वो कृपाण धारण करता है, बता दिया ना, नया नया दूल्हे के वो नहीं डालते क्या एक चाकू सा कटार, उसे ही कृपाण कहते हैं, वही होती है कृपाण। करते हैं, कर सकते हैं, कोई नहीं करे तो उसको जबरदस्ती थोड़ी डालेंगे अपन उसके गले में कृपाण धारण कर सकते हैं, उनकी निजी इच्छा है, हम उसकी इच्छा को बदल नहीं सकते। क्या ये क्या होती है गंडासी, वो तो दांतड़ी होती है। अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया, अब देखा हुआ है वो। अनुच्छेद 26 लगाओ, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 में लिखा हुआ है धार्मिक कार्यों का आयोजन या प्रबंधन। ओब्लिक करके प्रबंधन लिख लो, या इसमें लिख लो धार्मिक मैं फिर से कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं संगत का ध्यान रखो बस, और खुद अपने आप पता चल जाएगा कौन कैसा है ना। यदि आपको अभी ऐसे लग रहा हो कि सर को पता नहीं है, पड़ोसी को पता नहीं है, हम कैसे क्या है, अरे ये क्या ही कर लेंगे, इनको कमा के थोड़ी देंगे अपन। जैसे मैं आपको कितने दिन कहूंगा कि नहीं आपको पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, मेरी तरफ से पढ़ो चाहे मत पढ़ो, मुझे आप पैसे नहीं दोगे। मेरा कर्तव्य अभी यह है कि मैं जितना हो सके उतना अच्छा पढ़ाऊं आपको, कि आपको गलत ना हो। मेरा कर्तव्य ही है, टीचर का कर्तव्य होता है, विद्यार्थी का कर्तव्य है कि सर जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लो। अब चाहे कुछ विद्यार्थी को दिमाग में क्या रहता है, आया है पढ़ाने, पढ़ा के चला जाएगा, उसका रिजल्ट वैसा है। और जो इस ये सोच के बैठा है कि यार मैं यहाँ आया हूं तो कुछ तो सीख के जाऊं, कम से कम कुछ तो सीख के जाऊं, पैसे लग रहे हैं, उसका रिजल्ट वैसा होगा। ये रिजल्ट बताता है। अपन 12th तक पढ़ते हैं ना, मैं देखता हूँ 12th में भी, मैं मुझे तो पता है क्योंकि मैं टीचर हूँ एक, 12th में मुझे इस बात का पता चल जाता है कि ये विद्यार्थी 12th बाद में स्कूल छोड़ देगा, मतलब कि स्कूल तो छोड़ेगा, पढ़ना छोड़ देगा वो, मतलब कि वो कॉलेज नहीं करेगा, इसका 12th लास्ट है।
ये मुझे पता चल जाता है, और यहां भी पता चल जाता है मुझे कि कौन सा विद्यार्थी किस कंडीशन में बैठा है। और ऐसे भी पता रहता है कि ये तो पढ़ने वाला था, ये नहीं पढ़ने वाला था, पर इसकी वजह से ये गया काम से। पर टीचर क्या करता है, क्या ही कर लेंगे, किसी को ज्ञान दे रहे हैं ना, तो क्या अपने पास रख वो ज्ञान कह देते हैं। इसलिए क्या ही मतलब है। अब तुम समझदार हो, स्कूल यदि यहाँ होती, 12th क्लास के बच्चे होते तो मैं उनको अच्छे से समझा देता, नहीं समझे तो ज्ञानदास ले आता मैं। लक्ष्य जानता है, मैं ज्ञानदास रखता था स्कूल में, है ना। ज्ञानदास मतलब वो ज्ञान, समझ गए क्या? क्या समझ गए क्या? अब इतना याद नहीं है, याद है आपको तो? 12th में मेरे पास जो पढ़े हैं उनको याद है, तो समझ गए आप। आप खुद समझदार हो, बस संगत का ध्यान रखो, किसी की वजह से खुद का नुकसान मत कराना लेना। कुछ दिनों तक तो लगेगा कि यार बढ़िया है, क्योंकि बढ़िया है, बाहर जाते ही सिगरेट पिला रहा है, खर्चा कर रहा है अपने पे, लेके आ रहा है जा रहा है, बस ये लालच, छोटा सा लालच लेके डूब जाएगा। लग रहा है किसी विद्यार्थियों को कि सर ज्ञान दे दिए। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन या धार्मिक कार्यों का आयोजन हम कर सकते हैं, हम नहीं करते क्या? बड़ी बड़ी धार्मिक रैलियां निकालते हैं, है ना। सब अलग अलग कर सकते हो, कोई नहीं रोक सकता। बस लोक व्यवस्था, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी और तुम कुछ भी करो। समझ गए क्या? मैंने पहले लिखवा दिया है कि ये प्रबंधन, ये नहीं होना चाहिए, उल्लंघन नहीं होना चाहिए इनका, बाकी आप कुछ भी करो। लिख लो अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन या आयोजन। लिख लिया क्या? लिख लो अनुच्छेद 27, इसको भी समाप्त कर लेंगे आज। 27 में लिख लो, मेरे साथ साथ लिखो, धार्मिक, अनुच्छेद 27 में डैश करके लिखो, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में किए जाने वाले, धार्मिक कार्यों में दिए जाने वाले चंदे पर कोई कर नहीं लगेगा। आप कितना ही पैसा दान कराओ मंदिर में जाके, कोई टैक्स नहीं लगेगा उस पे। करोड़ों रुपए दे दो, किसी को पता चले करोड़ रुपए इसने दिए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि मूल अधिकार है। मैं कहां से लाया हूं, क्या कर रहा हूं, कोई नहीं पूछने वाला। धार्मिक कार्यों में यदि आप कितने भी पैसे दे रहे हो ना, तो ये आप नहीं देखते क्या बड़े बड़े मंदिर है, कितना पैसा आ जाता है। जैसे अपने यहाँ चित्तौड़गढ़ में है सांवलिया सेठ, एक वहां तमिलनाडु में है, वो तिरुपति का है तमिलनाडु में, हाँ वहां कितना चढ़ावा आता है। तो सोचो वो ऐसे ही है, अपने पास ही तो नहीं है पैसे, लोगों के पास तो है, तो वो ऐसे ही चढ़ा जाते हैं, चढ़ा जाते हैं, ज्यादा हो गए इसलिए चढ़ा गए, कोई पूछने वाला नहीं है ना। आप बता के भी दे आ सकते हो कि करोड़ रुपए मैं दे रहा हूं, कोई कुछ नहीं पूछेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा उस पे। लिख लो, चंदे पर, चंदा मतलब जो पैसा है, कोई कर या टैक्स नहीं लगेगा, ये कहता है अनुच्छेद 27। लिख लिया सबने? लिखो अनुच्छेद 28, जहां डिटेल से पढ़ाने की बात है मैंने डिटेल से पढ़ाया है, जहां सीधा सीधा और कुछ है ही नहीं तो उससे ज्यादा तो क्या ही लिखवाएंगे, इसमें बस यही लाइन है, इनमें सब में एक एक लाइन नहीं है। आगे देखेंगे अब 32 बड़ा आएगा और बाकी कोई बड़ा नहीं है। अनुच्छेद 28, 28 में है, क्या कह रहे हो? सरकारी, लिख लो मेरे साथ साथ, सरकारी शिक्षण संस्थाओं, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, है ना। सरकारी स्कूल है और वहां पढ़ाएं कि हमारा धर्म ऐसा है, इस धर्म की आप बात रखो, इसी धर्म को अपनाओ, ऐसे नहीं कह सकते सरकारी। हाँ आपका अलग से आगे मैं पढ़ाऊंगा कि धर्म के आधार पर या अल्पसंख्यक अपने इच्छा से बना लेते हैं, जैसे मुस्लिम समुदाय का मदरसे है और अपना भी है हिंदू समाज का, हाँ गुरुकुल, ये हम बना सकते हैं, वहां दे सकते हो आप, वो अलग से प्रावधान है, लेकिन सरकारी में नहीं।
यदि आपने अलग से बनाया है तो दे सकते हो। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती या नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये हो गया अनुच्छेद 28 समाप्त। अब आ जाओ नंबर 5 की तरफ। हाँ हो गया, बस ये हेडिंग लगा के छोड़ दो, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, हेडिंग लगा के छोड़ दो। मुझे पता है मेरे से ज्यादा, आपसे ज्यादा, कहीं ज्यादा मैं परेशान हो रहा हूं है ये गर्मी। लिख लो शिक्षा एवं, बस हेडिंग लगा के छोड़ दो। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये कहां से कहां तक है? 29 और 30, हेडिंग लगा के छोड़ दो। बाकी इसकी चर्चाएं कल मॉर्निंग वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी जुड़ रहे हैं। अनीता सिंह यूजर, ये दो ही बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छा, जी सर, जी सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी क्लास ले रहे हो। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।